नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज का व्यंग्य है असहमत। हरिशंकर परसाई हैं व्यंग्यकार और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। यह सिर्फ दो आदमियों की बातचीत है। भारतीय सेना लाहौर की तरफ बढ़ गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके। हाँ, सुना तो छंब में पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए यह जरूरी है, खाक जरूरी है। जहां वे लड़े वहां लड़ना चाहिए या हर कहीं घुसना चाहिए। हाँ, उधर नहीं बढ़ना था। मगर मैं तो कहता हूं, क्यों नहीं बढ़ना था? उधर से दबाव पड़ेगा तो इधर तुम्हारे बाप रोक सकते हैं उन्हें। फिर तो उधर बढ़ना ही ठीक हुआ। ठीक हुआ, ठीक हुआ। कुछ समझते भी हो इसका मतलब कि क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टोटल वॉर, पूर्ण युद्ध, हमला। जी हां, यह तो हमला जैसा ही हो गया। मगर मैं कहता हूं, जो इसे हमला कहता है वह बेवकूफ है। हम तो हमले का मुकाबला करने के लिए बढ़े हैं। इस दृष्टि से तो हमारा बढ़ना सुरक्षात्मक कार्यवाही हुआ। मगर सुरक्षात्मक कार्यवाही कहकर तुम दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। जो हुआ है वह सबको दिख रहा है। हाँ, ये तो है। विल्सन ने तो ऐसा कुछ कहा भी है। हम्म, तुम विल्सन के कहने की परवाह क्यों करते हो? जो तुम्हें सही दिखे करो। बिल्कुल ठीक है। जो देश के हित में हो वही हमें करना चाहिए। देश हित की बात करते हो। देश हित कोई समझता भी है? सिर्फ देश हित देखोगे या अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का भी ख्याल रखोगे? ठीक तो कहते हो। आज की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखना भी तो जरूरी है। मगर मैं कहता हूं, अंतरराष्ट्रीय रुख ही देखते रहोगे या देश के भले की भी कुछ सोचोगे? अंतरराष्ट्रीयता की धुन में ही तो तुम लोगों ने देश को गर्त में डाल रखा है। इस बातचीत में जो लगातार सहमत होने की कोशिश करता रहा वह मैं हूं। मैं उससे बहस नहीं करता, मतभेद जाहिर नहीं करता, सिर्फ सहमत होना चाहता हूं। पर वह सहमत होने नहीं देता। वह कभी किसी को सहमत नहीं होने देता। अगर कोई सहमत होने लगता है तो वह झट से असहमति पर पहुंच जाता है। सहमति से भी वह नाराज होता है और असहमति से भी। पर असहमति का विस्फोट बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मैं सहमत होते होते निकल जाता हूं। जैसे आंधी आने पर आदमी जमीन पर लेट जाए। उसने मेरी तरफ देखा, मैं कुछ नहीं बोला, दूसरी तरफ देखने लगा। वह खिसियाया, कैसे बेवकूफ से पाला पड़ा है। खीजा, कैसे बेईमान लोग हैं। क्रोधित हुआ, सबको देख लूंगा। तना, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ढीला हुआ, कैसा दुर्भाग्य है। दुखी हुआ, ऐसों की चलती है, मेरी नहीं चलती। मन में फिर तनाव आया। वह उंगलियों के कटाव गिनता हुआ जल्दी जल्दी चला गया। सारी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं सही हूं, यह एहसास बहुत दुख देता है। इस एहसास में आगे की अपेक्षा होती है कि मुझे सही होने का श्रेय मिले, मान्यता मिले, कीमत भी मिले। दुनिया को इतनी फुर्सत होती नहीं है कि वह किसी कोने में बैठे उस आदमी को मान्यता देती जाए जो सिर्फ अपने को हमेशा सही मानता है। उसकी अवहेलना होती है। अब सही आदमी क्या करे? वह सबसे नफरत करता है, खींचा रहता है, दुख भरे तनाव में दिन गुजारता है। इसकी दुनिया से उसी तरह की लड़ाई है। पर वह मुझसे ही क्यों उलझता है? हर बार मुझे ही गलत क्यों सिद्ध करता है? बात यह है कि पूरी दुनिया से एक साथ लड़ा नहीं जा सकता। दुनिया के हजारों मोर्चे हैं और करोड़ों लड़ने वाले हैं। मगर दो देशों की लड़ाई में पूरे देश आपस में नहीं लड़ते, सिपाही से सिपाही लड़ता है। लड़ने के मामले में सिपाही देश का प्रतिनिधि होता है। उन कुछ लोगों को जिनसे उसकी अक्सर भेंट होती है, उसने दुनिया का प्रतिनिधि मान लिया है। इनमें भी सबसे ज्यादा मुलाकात मुझसे होती है। इसलिए इन कुछ का प्रतिनिधि मैं हुआ। इस तरह दुनिया का प्रतिनिधि मैं बन गया। मुझे गलत बताता है तो दुनिया गलत होती है। मुझे गाली देता है तो दुनिया को गाली लगती है। मुझ पर नाराज होता है तो दुनिया पर नाराजगी जाहिर होती है। मैं दबता हूं तो दुनिया को दबा देने का सुख उसे मिलता है। सारी दुनिया की तरफ से मैं इस मोर्चे पर खड़ा हूं और पिट रहा हूं।
वह मुझसे नफरत करता है, मगर मुझे ढूंढता है। कुछ दिन नहीं मिलूं तो वह परेशान होता है। जिससे नफरत है, उससे मिलने की इतनी ललक प्रेम संबंध में भी नहीं होती। मुझसे मिलकर, मुझे गलत बताकर, मुझ पर खींचकर और मुझे दबाकर जो सुख उसे मिलता है, उसके लिए वह मुझे तलाशता है। विश्व विजय के गौरव और संतोष के लिए योद्धा दुनिया भर की खाक छानते थे। वह कुल 4-5 मील सड़कों पर मुझे खोजता है, तो दुनिया को जीतने के लिए कोई ज्यादा नहीं चलता। सारी दुनिया गलत और वह सही है, तो मैं गलत हूं और वह सही है। मैं पहले उससे असहमत भी हो जाता था, तब वह भयंकर रूप से फूट पड़ता था। उसे गलत माने जाने पर गुस्सा आता था। वह लड़ बैठता था, गाली गलौज पर आ जाता था। मैंने सहमत होने की नीति अपनाई। मैं सहमत होता हूं तो वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है कि मैं और दुनिया दोनों ही सही है? दुनिया सही हो ही नहीं सकती। वह झट से ठीक उल्टी बात कहकर असहमत हो जाता है। तब वह एकमात्र सही आदमी और दुनिया गलत हो जाती है। मैं फिर सहमत हो जाता हूं, तो वह फिर उस बात पर आ जाता है जिसे वह खुद काट चुका है। बहुत भ्रष्टाचार फैला है। हाँ, बहुत फैला है। लोग ज्यादा हल्ला मचाते हैं। इतना भ्रष्टाचार नहीं है, यहां तो सब सियार हैं। एक ने कहा भ्रष्टाचार, तो सब कोरस में चिल्लाने लगे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मुझे तो लगता है लोग भ्रष्टाचार का हल्ला ज्यादा उड़ाते हैं, मगर बिना कारण लोग हल्ला नहीं मचाएंगे जी। होगा तभी तो हल्ला करते हैं। लोग पागल थोड़ी हैं। हाँ, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट तो हैं। सरकारी कर्मचारी को दोष क्यों देते हो? उन्हें तो हम तुम ही भ्रष्ट करते हैं। हाँ, जनता खुद घूस देती है तो वो ले लेते हैं। जनता क्या जबरदस्ती उनके गले में नोट ठूसती है? वे भ्रष्ट ना हो तो जनता क्यों दे? अजी कोई घटना होती है तो वह उसके बारे में एक दृष्टिकोण बना लेता है और उससे उसका उल्टा दृष्टिकोण पहले ही मन में हमारे ऊपर मढ़ देता है। फिर वह हमसे उस आरोपित दृष्टिकोण के लिए नफरत करता है। नफरत इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वह उस घटना के लिए जिम्मेदार भी हमें मान लेता है। चीन ने भारत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया तो उसे लगा जैसे अल्टीमेटम हमने दिया हो। बस्तर में आदिवासियों पर गोली हमने ही चलाई। रोडेशिया में गोरी तानाशाही कायम हो गई तो उसे लगा जैसे हमने ही इयान स्मिथ की सरकार वहां बनवा दी हो। वियतनाम पर अमेरिकी बमबारी फिर शुरू हो गई तो उसने मान लिया कि हमने ही बम वर्षा का हुक्म दिया है। कुछ दिन वह खूब भन्नाता रहा, मिला नहीं। एक दिन वह मिल गया। ऐसे मिला जैसे युद्ध अपराधियों से मिल रहा हो। मिलते ही फूट पड़ा, तुम्हारे अमेरिका ने फिर बम बरसाना शुरू कर दिया है। उसने हमें ऐसे देखा जैसे पुलिस हत्यारे को देखती है। हमने कहा, हाँ, यह बहुत बुरा किया। इससे क्रांति की आशा फिर नष्ट हो गई। वह एक क्षण सहम गया। वह कई दिनों से हमें बमबारी का समर्थक मानकर हमसे नफरत कर रहा था, मगर हम तो बमबारी की निंदा कर रहे थे। अब वह क्या रुख अपनाए? उसे संभालने में ज्यादा देर न लगी। खींच कर बोला, शांति? व्हाट डू यू मीन बाय शांति? यह शब्द झूठा है। सब साले शांति की बात करते हैं और लड़ाई की तैयारी करते हैं। हम चुप। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने साफ रुख अपना लिया। कह दिया, बुरा किया। क्या बुरा किया? उत्तर से दक्षिण में फौज आती हैं, चीनी हथियार आते हैं। उसके ठिकानों पर बम गिराए बिना कैसे काम चलिएगा? इस दृष्टि से तो बमबारी ठीक मालूम होती है। क्यों ठीक है? नागरिक क्षेत्रों पर बम बरसाना ठीक है? यह कहते शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, नागरिक क्षेत्र पर अलबत्ता बम नहीं गिरना चाहिए था। मैं कहता हूं कहीं भी क्यों गिरना चाहिए? अमेरिका को क्या हक है इधर आने का? यह उसके राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक कहते हैं आप। एशिया में अमेरिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मगर बहुत से बेवकूफ इस नारे को बिना सोचे समझे लगाते हैं। वे भूल जाते हैं कि इधर चीन बैठा है जो सबको निगल जाएगा। हम चुप हो गए। वह कुछ भुनभुनाता रहा, फिर झटके से उठा और उंगलियों के कटाव गिनता हुआ फुर्ती से चला गया। गोरे और सुडोल इस जवान के कपाल पर 3 रेखाएं खिंची रहती हैं। हमेशा तनाव में रहता है। नौकरी उसकी साधारण है। एक कॉलेज में पढ़ाता है। कॉलेज से नफरत करता है। लौटता है तो जैसे पाप करके लौट रहा हो। प्रिंसिपल से, साथियों से, विद्यार्थियों से नफरत करता है।
बगीचे में खिले फूलों से भी उसे नफरत है। मकान मालिक से इसलिए नाराज है कि मकान उसका है। नगर पालिका से सड़क के लिए नाराज है, नाले से मच्छरों के लिए नाराज है। दुनिया से क्यों नाराज है वह ठीक वही जानता होगा। मैं अंदाज ही लगा सकता हूं। शुरू में ही उसने दुनिया से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली होगी। बहुत से नौजवान मौजूदा हालात के संदर्भ में महत्वाकांक्षा नहीं बनाते, वह अनुपात से ज्यादा हो जाती है। बहुत से तो अपने पिता के जमाने के संदर्भ में महत्वाकांक्षा बना लेते हैं। पिता के जमाने में हर एमए पास प्रोफेसर हो जाता था, अब नहीं होता। मगर उस संदर्भ में जो एमए होकर प्रोफेसर बनने का तय कर लेता है, वह अक्सर निराश होता है। इस आदमी ने भी जवानी के शुरू में तय कर लिया होगा कि मुझे दुनिया से इतना मिलना चाहिए, यह मेरा हक है। इस हिसाब से कहीं वह गड़बड़ कर गया। उसने योग्यता के हिसाब से महत्वाकांक्षा नहीं बनाई। अपने मूल्य निर्धारण में वह ज्यादा ही उदार हो गया। उसने शुरू में ही विशिष्टता से अपने को मंडित कर लिया। साधारण से विशिष्ट बनने की जरूरत उसने नहीं समझी। उसने मौजूदा जमाने की स्पर्धा, पक्षपात और चतुरता को भी नजरअंदाज कर दिया। कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, तब इस घटिया कॉलेज में नौकरी मिली। उसने मान लिया कि दुनिया ने उसकी कीमत नहीं दी। उसके साथ अन्याय किया और सिर्फ उसी के साथ। वह आसपास आगे बढ़ते हुए तुच्छ लोगों की भीड़ देखता और सबसे नफरत करता है। उसका व्यक्तित्व टूटता है, वह उसे जैसे तैसे समेटकर दुनिया के सामने चुनौती देकर खड़ा होता है। स्थायी असहमति उसका अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न है। इससे वह विशिष्ट बने रहने की कोशिश करता है, क्योंकि विशिष्ट हुए बिना वह जी नहीं सकता। एक बार ही मैंने उसे सहमत होते पाया है। उसने केंद्रीय सरकार में किसी बड़ी नौकरी के लिए आवेदन किया था। वह उसे नहीं मिली। मुझे मिला तो मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं मिली। मैं डर रहा था कि कहीं इसने इसके लिए भी मुझे ही जिम्मेदार न मान लिया हो, पर उसकी आंखों में ऐसा आरोप भाव नहीं था। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा, आजकल पक्षपात बहुत चलता है। वह सहमत हो गया। बोला, ठीक कहते हो। ऊपर के लोग अपनों को अच्छी जगह फिट करते हैं और योग्य आदमियों की अवहेलना होती है। हाँ, और नालायक ऊंचे पदों पर बिठाए जाते हैं। तभी तो सब जगह स्तर गिर गया है। अरे भाई, स्तर तो कुछ रहा ही नहीं। पता नहीं कब तक यह अंधेर चलेगा। मैं भी यही सोचता हूं कि आखिर ऐसा कब तक। सहमति के इस दुर्लभ क्षण को मैं बिगड़ने नहीं देना चाहता था। इसलिए इससे पहले कि वह किसी बात पर असहमत हो उठे, मैं चल दिया। वह भी मुड़ा, मगर वह उंगलियों के कटाव नहीं गिन रहा था। हर बात पर असहमत बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इसको समझ पाएं, अगर आप किसी के मनोभावों को समझ पाएं, अगर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति आपको दिखें, तो आप इस बात को समझ पाएंगे जब वे स्वयं को सही और पूरी दुनिया को गलत मान लेते हैं। आप इन व्यंग्य के जरिए जीवन के उन पहलुओं को छू पाते हैं जो अक्सर हम देखते घूमते फिरते ध्यान नहीं दे पाते। आज की कहानी यहीं तक। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।